Hello everyone. So today we will discuss 2011 paper. Set A शायद सबके पास होगा. हेलो. देखो ये कुछ जो ट्रेंड बार बार दिख रहे हैं, आप उनको खुद भी थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करें. फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे यूनियन बजट 2011-12 तब की बात है, और a full exemption from the basic customs duty was extended to the bioasphalt. ठीक है, तो ये बायोएसफॉल्ट अगर उसको एग्जेम्पशन मिला है, इतना फुल एग्जेम्पशन, तो उसकी काफी इंपॉर्टेंस होगी. ठीक है, दिख रहा है. तो मैंने बार बार आपको बताया, जैसे बायो वर्ड्स को रिलेट करें ऑर्गेनिक थिंग्स से. तो यहाँ पे आप देखेंगे, अनलाइक ट्रेडिशनल एस्फॉल्ट, बायोएसफॉल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स. तो कॉन्टेक्स्ट वही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, उसके बाद आपका ये भी सही है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट इको फ्रेंडली, बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो इको फ्रेंडली होगा टू यूज फॉर सरफेसिंग द रोड्स. कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, ये आपका अगेन इनऑर्गेनिक का कॉन्टेक्स्ट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का. तो ये आपका गलत हो जाएगा. 134 इज द आंसर. कोल कंबशन, तो ये आपको पता ही है, सभी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स, मीथेन, सभी निकलती है. ठीक है, और भी कुछ ट्रेसेस में कुछ अमाउंट्स की बाकी गैसेस निकलेंगी, तो वो रहेगा इसका आंसर. CO2 एमिशन और CO एमिशन में यही है कि जब कंप्लीट कंबशन टाइप हो जाता है, तो कंप्लीट कंबशन में CO2, और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. और जो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल कंडीशंस हम देखेंगे, तो मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कभी भी कंप्लीट कंबशन हो नहीं पाता, मतलब कि खाली CO2 ही निकले, तो दोनों निकलती है. ठीक है, इट इज इंडिया हैज एक्सपीरियंस persistent and high food inflation in the recent past. What could be the reasons? तो इसमें भी आप एक चीज देखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस persistent and high food inflation in the recent past. What could be the reasons? तो मैंने काफी बार ये डिस्कस किया है. एक तो ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. ये कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स भी इसको यूपीएससी बार बार यूज करता है. ठीक है, the area under the cultivation of food grains has steadily decreased. एक तो ये भी आपका एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, steadily decreased, हम मैंने बताया था इस तरह की नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फ्लक्चुएशंस होती है, मतलब ऐसे या इस तरह डायरेक्टली ऐसे नहीं रहता. ठीक है, बहुत रेयर कंडीशंस है. इन द लास्ट 5 years बाय अबाउट 30%. अगेन ये इस तरह के डाटा ही आपको ये पोज्ड रहते हैं, गलत रहते हैं. ठीक है, इसके बाद इतनी सारी चीजें आपको मिल गई है, तो पॉसिबल है ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस है. यहाँ पे कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट लगा के आप उसको गलत कर सकते हैं. ठीक है, वैसे ही फूड ग्रेन्स वगैरह वुड प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, आपको पता है. तो 1 हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 and 3. बी इज आंसर. बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. अगेन मैंने बताया आपको, सैटेलाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन पूछते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और रिसोर्स मैपिंग सैटेलाइट्स, या आजकल आपकी स्पेस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड चल रही है, ये इस तरह की तीन ही पूछते हैं, इनकी एप्लीकेशंस पूछते हैं हर बारी. तो यहाँ पे अगेन इस पे पूछा है इन्होंने.
ठीक है। सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, kept in geostationary orbit। ठीक है, सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच मैन। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे, देखो ये जो डाटा है इसमें ही एरर है। ठीक है, आपको एलिमिनेशन पे जाना, मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले आप कोशिश करें एलिमिनेट करने की, ना कि ठीक करने की स्टेटमेंट्स। तो फोर्थ को हटते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक की है। ठीक है, जैसे, और ये यहाँ पे किलोमीटर की जगह माइल्स था। ठीक है, किलोमीटर आपका 36,000 किलोमीटर है, पता होना चाहिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ, हमेशा इतना एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं होगा। ठीक है, वो समथिंग पॉइंट या इस तरह आसपास होगा, बट यूपीएससी इन चीजों को से बचने के लिए भी शायद इस तरह की चीजें डाटा वगैरह को मतलब कर सकते हैं कि मतलब हाँ। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान दें कि माइल्स, किलोमीटर और ये सारा, तो ये है इसका आंसर 1, 2 एंड 3। बाकी जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स और रिसोर्स मैपिंग सैटेलाइट्स मैं ऑलरेडी काफी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। At present, scientists can determine the arrangement or relative positions of genes or DNA sequences on chromosomes। तो ये इसकी जो अरेंजमेंट ऑफ जीनोम्स या जीनोम जो भी बोल लो आप, इसको जीनोम स्टडी बोलोगे। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, जीन्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, उससे पता लग जाएगा कि भाई किस तरह की कंजम्पशन पैटर्न या जो भी है। ठीक है, पता लग सकता है। इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज, ये एक्सट्रीम। ठीक है, रिसर्च चल रही है, ये टेक्नोलॉजी आप 100% कभी भी नहीं बोल सकते ऑल ह्यूमन डिजीज। पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज, तो टू हट जाएगा, आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है। In terms of economy, the visit by foreign nationals to witness the Commonwealth Games in India amounted to, तो ये आपको नॉर्मल जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट करता है इंडिया, उससे फॉरेक्स आता है इंडिया में, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। ट्रिप्स के अंडर मोड 1, मोड 2, 3 और 4, 4 मोड हैं। ठीक है, ट्रिप्स के अंडर कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया आउटसाइडर्स को, फॉरनर्स को, और इसके कारण मेनली हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फॉरेक्स आ रहा है। ठीक है, और वो एक्सपोर्ट किस तरह से हो रहा है, जैसे मोड मोड 1 में क्या है, आप जैसे यहाँ पे बीपीओज वगैरह हैं। ठीक है, वो बाहर यूएसए, यूके या जो भी यूरोपियन यूरोपियन कंट्रीज एग्जांपल, तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना काम जो यूरोपियन कंपनीज यहाँ आउटसोर्स करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड। इंडियन बीपीओस स्टेइंग इन इंडिया ओनली। ठीक है, मोड 2 क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट, या इस केस में आपका जो फॉरेन नेशनल्स आए हैं, विजिट किया उन्होंने, जो भी है, या यहाँ पे और कोई बिजनेसमैन आए, ये कुछ भी है जैसे इस तरह। ठीक है, बिजनेसमैन आए हैं या कुछ भी है, तो इंडियंस यहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उससे हमें फॉरेक्स मिलेगा इंडिया को। तो यहाँ पे सर्विसेज एक्सपोर्ट इस तरह से हो रही है। ठीक है, मेन फॉरेक्स आना चाहिए एक्सपोर्ट्स में, वही है ना एक्सपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट की, वही फॉरेक्स का आ रहा है। थर्ड में क्या है आपका, अब जैसे कुछ बैंक्स
हॉस्पिटल्स या इस तरह के और इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं, इंडियन बैंक्स, उनकी ब्रांच वगैरह फिजिकली आपकी बाहर फॉरेन कंट्रीज में है। ठीक है, तो फिजिकली ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं, तो उससे सर्विसेज मिल रही हैं, उन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उधर आउटसाइड कंट्री में, और उससे फॉरेक्स आ रहा है इंडिया में। फोर्थ में क्या है, हम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो फिजिकली हम आउटसाइड जो अपने इंडिया फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और वो उधर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इससे फॉरेक्स आता है, तो वो भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करना हुआ है। तो चार तरह से सर्विस एक्सपोर्ट की जाती है, उनमें से एक ये एग्जांपल आपका मोड 2 का दे रखा है, तो ये पता होना चाहिए। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वाई? अगेन माइक्रोबियल ऑर्गेनिक कॉन्टेक्स्ट, ये ऑर्गेनिक थिंग है, ठीक है। माइक्रोब से रिलेट कर सकते हैं। दे यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कैटलिस्ट टू जनरेट, तो जनरल बिल्कुल रिलेट कर रहा है ना, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट्स। ठीक है, दे यूज अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट्स, ये गलत है क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, तो टू आपका गलत हो जाएगा, वन ऑटोमेटिकली सही है, थ्री चेक कर लेते हैं। दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, फ्यूल सेल का काम है कि भाई एक तरह से वेस्ट वगैरह, उससे भी पहली स्टेटमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वही यही तरह से कम पॉल्यूशन करेंगे एंड ऑल दैट, ये सब का इनका यही रहता है। जो ऑर्गेनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, पॉल्यूशन कम करना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इस तरह, तो ये सही है, पॉल्यूशन कम करते हैं। तो 1 and 3 इज द आंसर। फिस्कल स्टिमुलस काफी ये आपकी बार पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो कोविड के कारण फिस्कल स्टिमुलस इज द नीड ऑफ आवर फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिस्कल स्टिमुलस क्यों, क्योंकि अभी बिजनेसेस वगैरह ठप है सब कुछ, तो गवर्नमेंट को जो पॉलिसी है कि यहाँ पे मनी सप्लाई इकोनॉमी में करना पड़ेगा काफी अच्छे से। ठीक है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, पर मैं एक चीज दिखाता हूँ। मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड मीट द डैमेज डिमांड सर्ज कॉज्ड बाय रैपिड, ये एक चीज देखिए मैंने, अगेन ये स्पेसिफिक, काफी स्पेसिफिक है, सेक्टर बेस्ड। ठीक है, इन जनरल बात नहीं है। ठीक है, फिस्कल स्टिमुलस पूछा है। फिर उसके बाद इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, पॉसिबल है। इट इज अ गवर्नमेंट इंटेंसिव, सी में देखेंगे, ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लॉन्स टू एग्रीकल्चर, ये भी नैरो इंटरप्रिटेशन है, खाली एग्रीकल्चर की सेक्टर की बात है, टू प्रमोट ग्रेटर फूड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, it is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion। financial inclusion का context नहीं है, context है कि मार्केट में मनी सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली यही है, बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेसेस का कॉन्टेक्स्ट। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, फिस्कल स्टिमुलस में एक तो आपको एक्सपेंडिचर प्लस रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, दोनों होगा, एक नहीं दोनों, they both combine to form fiscal stimulus package। तो इसलिए इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन उस कॉन्टेक्स्ट में कि इनको जनरलाइज किया है इस पूरी स्टेटमेंट को, एंड टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, ये देखो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। हाँ,
ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे। टू, इसमें भी टू इम्पोर्टेंट रिवर्स, वन विद इट सोर्स इन झारखंड नॉन बाय एंड अनदर विद इट सोर्स इन ओडिशा। ठीक है, merge at a place only a shorter distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea। तो इस तरह कहीं से मिल रही हैं। ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये पता होना चाहिए, भितरकनिका है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखिए, चांदीपुर ऑन सी, ये यूपीएससी 2017 में पूछा था, तो इसलिए ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। गोपालपुर ऑन सी एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो भितरकनिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट क्रोकोडाइल और ये काफ़ी यहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। सिमलीपाल आपको पता ही है, इसका भी एक बार वेजिटेशन और वो फ्लोरा फोना सभी देख लीजिए। ठीक है, ये टू इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, ब्रह्माणी और बेतारणी। ब्रह्माणी और बेतारणी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, जब भितारकनिका के यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस रहता है भितारकनिका पे। 70, ये पॉलिटी, पंचायती राज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अलग से करें, फिफ्थ सिक्स और पंचायती, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल और पंचायती राज, ये आपका जो मतलब थर्ड टायर गवर्नमेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको भी अलग से एक दिन बैठ के मतलब ऐसे डिवाइड करें पॉलिटी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 73rd के अंडर सभी बने थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज स्टेट में, क्योंकि सभी प्रोवाइड कर रखे हैं, यही एक्ट है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, डी इज द आंसर। इसमें देखें ओजोन होल फॉर्मेशन, तो जस्ट देखो, आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको इतना नहीं है कि एक आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। हल्का सा देख लीजिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं या जो भी है आपके, दैट लीड टू द, कि भाई एक तरह से ओजोन होल डिप्लीशन में उनका रोल रहता है। ठीक है, जैसे आपका हेलोन कंपाउंड और ये जो भी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स वो रहते हैं। और प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मैंने ये कंपाउंड में बता ही दिए थे। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, पीएससीज, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे आपको वही कि कोल्ड टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए काफ़ी। ठीक है, इससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हल्का सा आइडिया लें, इसी कारण जो पोलर वोर्टेक्स वगैरह देते हैं वो आपका एक तरह से कूलिंग इफेक्ट देता है, तो वो भी इस तरह कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपका ओजोन होल डिप्लीट होने का। इसीलिए आपका एंटार्क्टिक में, क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया काफ़ी कम है, ज़्यादा कोल्ड रहता है। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो उस कारण यहाँ पे ओजोन होल बनता रहता है। यहाँ पे लैंड मासेस ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो यहाँ पे रिलेटिवली कम बनता है कभी कभी। हम्म, इसमें मेरे को एक कंसेप्चुअल एरर लगा है क्वेश्चन में, बट ठीक है, यूपीएससी ने जो दिया है ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस व्हिच द गवर्नमेंट कैन टेक। अब डिवेलुएटिंग द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, डिवेलुएट करोगे तो एक तरह से मतलब $1 में पहले आपके मान लो 60 रुपए हैं, तो उसके डिवेलुएट करने के बाद वर्ल्ड $1 में आपका 70 रुपए, तो एक तरह से बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएंगी, तो और साथ साथ इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगी, और साथ साथ इंडिया एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, और करंट अकाउंट में आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड से रिलेटेड थिंग्स हैं, ठीक है, तो वो इसमें ही आते हैं, तो वो कम होगा। ठीक है, फिर आपका रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी आपने रिड्यूस करी है तो कम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो तो नेगेटिव करेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो वन आपका सही है।
और 2 गलत है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 ही बचता है वैसे। ठीक है, वैसे अगर अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआईज, ये कैपिटल अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं वैसे। ठीक है, पर इन्होंने इन जनरल लिया, अब वही है जो भी है रिलेट किया है, ऑप्शन यही बनती है, तो उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है क्योंकि पहली 2 ऑप्शन हमने देख लिए। तो ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर में इस तरह की चीज़ें आ सकती है, उसके लिए तैयार रहो और इस तरह उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। ठीक है, बेस इफेक्ट, देखो ये जो टर्म्स है जैसे बेस इफेक्ट या कभी इंपोर्ट कवर, ठीक है, कभी आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो जो ये टर्म्स हैं इन्हीं से कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट कवर, कि आपको इतना सारा जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको इतने टाइम से तो वो कवर करना, उसकी भरपाई करना, उससे आपका इस तरह रिलेट करके वो सोल्व हो जाता है। यहाँ पे बेस इफेक्ट कि एक बेस है, उससे उसकी वैल्यू से यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बेस ज़्यादा है कम है तो उसके कारण जैसे कितना इस पे इफेक्ट पड़ेगा किसी भी, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा होगी क्वांटिटी तो उसमें वैल्यू एडिशन आप करोगे कुछ भी सर्टेन फिक्स अमाउंट तो वो कम दिखेगी एज पार्ट, मतलब एज परसेंटेज। और जितना कम होगा बेस उतना वो ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ये वैल्यू कम है, तो उसमें परसेंटेज उतना बढ़ेगा, तो मतलब वो सेम क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी तो वो आपका ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो जस्ट ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स की। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, तो यहाँ पे बेस आपका ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बाकी चीजें आप देखेंगे इससे कोई रिलेशन, इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक एफिशिएंसी इन सप्लाई कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन द डिमांड ड्यू टू कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, आपको वो कंसेप्ट पूछते हैं स्टेटमेंट्स में, तो कंसेप्ट जहाँ एक्सप्लेन कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ, वेदर इट इज इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, तो इस तरह थोड़ा सा उस चीज को चेक करें। यहाँ पे देखो कंसेप्ट दिख रहा है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये बेस है ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट। इम्पैक्ट यहाँ पे इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस तरह ये बनती हैं स्टेटमेंट्स। सी इज द आंसर। डेमोग्राफिक डिविडेंड सबको पता ही होगा, 15 to 64 ईयर्स। देखो ये भी वैसे कार्बन क्रेडिट्स अब ठीक है, काफी पहले का जा चुका है ये सब, पहले अभी न्यूज में नहीं है। पर जैसे आंसर इसका जैसे डी है, इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है, ये हमेशा रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूएनईपी, और इस तरह की स्टेटमेंट्स ऐड की जाती हैं जहाँ पे मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन करता है, और वो इस तरह की चीजें डाल देते हैं किसी बॉडी और ये वो, तो ये भी एक थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, कहाँ कहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स सबको पता ही है। क्लोज्ड इकोनॉमी की एक तरह से इकोनॉमी क्लोज्ड है, तो आप तो इससे समझ में आ रहा है नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉट इम्पोर्ट्स टेक्स प्लेस, उन्हीं चीज़ों से आपका मतलब निकल जाता है। ठीक है, यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा क्लोज से, डेफिसिट फाइनेंसिंग से नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है मतलब कि क्लोज्ड है, कि आप ना इंपोर्ट कर सकते ना एक्सपोर्ट कर सकते, तो उस तरह। 1 सेकेंड, आई एम कमिंग। 18th क्वेश्चन है, when the bark of tree is removed in a circular fashion all around near its base it gradually dries up and dies because, तो इसमें भी जैसे उन्होंने बोला ये ट्री की जो भी है बार्क वगैरह है, तो ये अगर इसको मतलब रिमूव किया जाता है तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जाइलम है वो अंदर रहती है और फ्लोएम आपकी आउटर, ये बार्क वगैरह और ये इधर रहती है। ठीक है, बार्क के जस्ट अंदर या बार्क के उधर, मतलब वही है, कॉन्टेक्स्ट वही पूछ रहे हैं।
ठीक है, जाइलम इनर और जो फ्लोएम है वो आउटर। जाइलम और फ्लोएम का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो अगर बार्क ऑफ ट्री रिमूव किया जाता है, जो आउटर जो सरफेस है, तो एक तरह से फ्लोएम आपका खत्म हो जाएगा। और फ्लोएम का काम क्या है? फूड कैरी करना। जाइलम का आपका वाटर एंड मिनरल्स। और जाइलम ये आपका फंक्शनिंग किस चीज़ पे, किस प्रिंसिपल पे करता है? कैपिलरी रिएक्शन। ठीक है, जो ऊपर से ये नीचे से पानी आता है, पानी और वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, सॉइल से। तो ये जाइलम का काम, पर यहाँ पे हम जाइलम से कोई रिलेशन नहीं, मैं फ्लोएम का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्लोएम खत्म हो जाएगा तो जो लीव्स वगैरह जो फूड वगैरह बनाते हैं और उधर उधर सप्लाई करते हैं पूरे प्लांट्स में, और वो उसमें आपका इधर से स्टेम से होते हुए रूट्स की तरफ फूड भी जाता है सारा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये यहाँ से कट कर दी जाएगी तो आपकी फ्लोएम खत्म हो जाएगी, तो एक तरह से फूड नीचे नहीं पहुंच पाएगा। तो रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब वैसे भी कॉन्टेक्स्ट बस एनर्जी वाला कॉन्टेक्स्ट की फूड का कॉन्टेक्स्ट है, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं फ्लोएम। अगर ज़्यादा कंफ्यूज है, ये ऑप्शन देखो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऑक्सीजन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वाटर फ्रॉम सॉइल, ये जाइलम का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर, तो ये नोट कर लीजिए, इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज इन न्यूज, व्हाट इज दिस ट्रीटी? तो स्टार्ट आपने को पता है, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एंड ऑल दैट था, जब यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो न्यू भी उसी की कुछ एडवांसमेंट ही होगी। उस टाइम न्यूज में था वैसे, बायलैटरल स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यूएसए एंड रशिया, तो यही है। बाकी तो अलग अलग कंट्रीज का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। 21st क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रीसेंट पास्ट have caused the increased concentration of CO2 in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of its escape into the outer stratosphere. आपको पता है ये है एब्सर्ड स्टेटमेंट, इस तरह की एब्सर्ड स्टेटमेंट दी जाती है। आपको पता है CO2 ग्रीन हाउस गैस है, आपकी एटमॉस्फेयर में लाई करती है, ये कोई नो कंसेप्ट, नो सच कंसेप्ट, ठीक है। और यूपीएससी कंसेप्ट पे जाता है, इस तरह की चीज़ों पे नहीं जाता है। ये एब्सर्ड स्टेटमेंट वो देता ही इसलिए कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं, इस तरह के एनवायरनमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन, वो बिल्कुल आपका एक तरह से डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर, वही है, वो ट्रैप कर लिया जाता है CO2, प्लांट्स वगैरह या जो भी है, तो सही स्टेटमेंट है। द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ट्रैपिंग अपने आप से बाइस अपने आप से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आप फोर्सफुली इंजेक्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए अच्छी राइट प्लेस है, बट ये द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स, ये अपने आप से नहीं होता, कोई कंसेप्ट नहीं, ना कोई इकोलॉजिकल उधर प्लांट्स वगैरह कॉन्टेक्स्ट दिया, कुछ दिया, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो और वैसे भी एयर, यहाँ पे आपका CO2 की बात हुई है, तो ये आपका गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, टू ओनली इज आंसर। स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, ये वर्ड्स वगैरह जो भी हैं, कि ट्रैपिंग किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो सारा देखते रहें अच्छे से। 20th क्वेश्चन, थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज हैव कंट्रीब्यूटेड। अब शायद सबको पता होगा, ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया, बट से लेट्स से कि आपको नहीं पता, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड को रिकॉग्नाइज करने के लिए या जो भी है, कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ये खासकर, ठीक है, मतलब ये जनरली थ्री ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड, जनरली ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 6th ऑप्शन देखेंगे, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस।
ये इन्होंने एक ही टेम्परेचर की कंडीशन, एक ही एरिया की कंडीशन दी है, स्पेसिफिक है, एरिया बेस्ड। और आपको पता है बायोडाइवर्सिटी कहीं भी बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, कहीं वार्म ह्यूमिड है, कहीं आपका ड्राई है, उधर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा है नहीं कि ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर क्लाइमेट बेस पे इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो ये गलत है, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो सिक्स हटते ही देखो आपका आंसर आ भी जाएगा। ये नैरो इंटरप्रिटेशन। जैसे ऊपर स्पेन वगैरह में इतने सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ऊपर, मतलब हायर एल्टीट्यूड, हायर लेटीट्यूड पे है, तो और भी है, मतलब काफी एग्जांपल्स। तो ये आपका जो है ना, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, ये आपकी नैरो इंटरप्रिटेशन है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की बात करी है इन्होंने बस। तो सिक्स हटते ही आंसर आ जाएगा। वैसे एंडेमिज्म, स्पीशीज रिचनेस और थ्रेट परसेप्शन, ये तीन ही क्राइटेरिया रहते हैं। In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing। तो यहाँ पे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आपको पता है अपवेलिंग से आपके, ठीक है, इस तरह न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, तो उधर एक वो फिश फिशरीज के लिए आपका काफ़ी, मतलब वो इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के लिए या जो भी है, कि उधर मतलब ये एक तरह से फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो उधर फिशेस वगैरह एक इकोसिस्टम बनेगा प्रॉपर। तो वो एक बढ़िया सोर्स है फिशिंग का। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे, एक तो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, बोटल ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस, ये दोनों सिंक में हैं दोनों। देखो यहाँ पे लिविंग बॉडीज की बात करी है, ठीक है, आपको पता है माइक्रोब्स हैं या बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ भी हैं, वो नीचे हैं, तो वो एक उनका इकोसिस्टम जो जो आपका लोअर, मतलब डीप जोन्स इकोसिस्टम है, तो उनमें उनकी वैल्यू है, ठीक है, वो उधर ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं है इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी उससे हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। मतलब एक तरह से जो भी इकोसिस्टम में जो लोग, जो स्पीशीज रह रही हैं, उनका एक उस पर्टिकुलर एरिया में इंपॉर्टेंस है, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये ऑर्गेनिजम्स का कॉन्टेक्स्ट और ये है ना, ये आपका गलत है। और वैसे भी आप देखेंगे 1 3 आपकी सिंक में होंगी, या तो दोनों ठीक होंगे या दोनों गलत, ठीक है। तो इसमें आपका एक ही ऑप्शन बनता है, टू ओनली, ठीक है, बी इज द आंसर। हम्म, ठीक है। तो इसमें भी देखो, कल जैसे मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन कर रहे थे हम, मार्स मैग्नेटिक फील्ड, उधर उन्होंने उसका ओजोन एक ऑप्शन दिया था, यहाँ पे भी ऐसे ही है, आइनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। ओजोन लेयर आपको पता होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। और आइनोस्फेयर सबसे ऊपर लाई करता है, थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कोजेज, ओजोन का ये नहीं है, वो यूवी रेज के कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, आपको पता, इतना सा आइडिया होना चाहिए बस। वन आपका गलत रहेगा। रेडियो वेव्स हैज अ लॉन्ग वेवलेंथ, कल भी हमने डिस्कस किया था, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स सबकी लॉन्ग वेवलेंथ है, तो वही है, लॉन्ग वेवलेंथ है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट्स यहाँ से भेजती हैं, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना लंबा ट्रेवल करेगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। टू ओनली इज द आंसर। Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate region for this phenomena? Is very rich. तो ये एक नेचुरल इसका करेक्टरिस्टिक है हिमालयन का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स, हर जगह नहीं है हिमालय में हाई रेनफॉल, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये गलत हो जाएगा। लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस
ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट पूछता है यूपीएससी। ये एक नेचुरल करेक्टरिस्टिक है कि वो स्पीशीज रिच है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यू मॉडर्न फिनोमिना, ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। एग्जीक्यूटिव एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन, ये भी आपका कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है वैसे। पर बेस्ट अगर बीसी में से देखेंगे तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स, वही बायोडाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपका इस तरह आपको थोड़ा सा रिलेट करनी है चीज़ें। 26, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन। इसका सोशियोलॉजी ऑप्शन होगा वो बता देगा। इफ इस तरह क्वेश्चन आते नहीं वैसे अब। 26 क्वेश्चन जैसा है, a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से समझ में आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती होगी, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे लीच कर जाते हैं नीचे। तो लीच कर जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही आप अगर आप उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर देंगे तो वो मिनरल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो वो जो नई वेजिटेशन है वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ड्यू टू लीचिंग। बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसके कारण सारे न्यूट्रिएंट्स लीच कर जाते हैं नीचे। तो ये वेजिटेशन आप अच्छे से कर लें, वेजिटेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। विद रेफरेंस और टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स, और इन्होंने पूछा है विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैव रेलेवेंस टू और बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हर एक ही करेगा, कस्टम्स एक्ट वो भी चेक करेंगे कि कुछ इलीगल आप मतलब स्मगलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में भी जैसे कुछ इलीगल स्मगलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड ऑल दैट, कुछ भी बहुत सारी माइनिंग मिनरल्स में भी बायोडाइवर्सिटी की आप पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सभी में आप रिलेट कर सकते हैं। तो सी इज द आंसर। कल जैसे बियरिंग ऑन एजुकेशन था तो उसमें भी ऑल थे, क्योंकि हर कोई करेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें ऑल है, पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ऑल ऑप्शन नहीं रहेगा, तो वो आपको बार बार ये ऑप्शंस देखनी है और उस पर रिलेट रिलेट करना है कि हाँ यार ये कहाँ फंसा रहा है कहाँ नहीं फंसा रहा है। ठीक, आम आदमी बीमा योजना उस टाइम न्यूज में थी, अब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जेनेटिक बेटी इंजन जेनेटिकली इंजन, ये भी कुछ टाइम पे न्यूज में था, हमने कल क्वेश्चन भी किया था। ये है इसका आंसर, मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। वैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन ABCD चारों ही है, ठीक है। वही आपका जीनोम को एडजस्ट करना है या जो भी है उस तरह। ठीक है, 31 में भी देखेंगे, इट डज नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है, ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी एक्सट्रीम है, 3 ऐसे ही हट जाएगा, 2 आपका ऑटोमेटिकली सही है। 1 आपका मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल बिल्कुल सही है। ये वैसे एक बार देख लेना, ब्रेंट क्रूड ऑयल की 2 क्लासिफिकेशन है। न्यूक्लियर 32nd क्वेश्चन में भी फंक्शन ऑफ हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर वही है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चल रही है, रिसर्च चल रही है इन पे, फिशन रिएक्शन और आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में, क्योंकि हम न्यूक्लियर फिशन में भी हमें 3rd स्टेज तक जाना, अभी 1st स्टेज में ही है। और फ्यूजन रिएक्शन के लिए भी हम जैसे वो इंटरनेशनल रिसर्च चल रही है, ITER, तो वो भी बार बार पूछता है यूपीएससी, ITER न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, ये यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन की बात है। ठीक है, तो हैवी वाटर मेनली वही है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो स्पीड स्लो क्यों करी जाती, ताकि वो रिएक्शंस नहीं तो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एक्सप्लोजन के चांस हो जाते हैं। यही एक कॉन्टेक्स्ट है कि हम 2nd 3rd स्टेज में पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ठीक है। इन्होंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स, बेस्ट, तो यहाँ पे कंसेप्चुअली पूछ रहे हैं बेस्ट, क्या कंसेप्चुअल डिफरेंस है, ठीक है।
FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइल FDI ये रिवर्स दे दिया इन्होंने, ठीक है। आपको पता है FII को हॉट मनी बोलते हैं, ये आती है और जाती है, ठीक है। जब भी इनको प्रॉफिट दिखता है इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स में, फिर चले जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टे नहीं रहता इनका, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पज नहीं रहता इनका, ठीक है। FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल, बिल्कुल, अवेलेबिलिटी इन जनरल, वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स, कि भाई उसी सेक्टर में हम करेंगे जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जनरली एज अ कंसेप्ट पूछा है, तो ये देखें जरूरी, कंसेप्चुअल डिफरेंस, ठीक है। FDI फ्लोज ओनली इन द सेकेंडरी सेक्टर, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत है, ओनली, ठीक है। FDI कहीं भी आ सकती है, टारगेट्स प्राइमरी मार्केट, ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है सी तो। FII इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, ये बिल्कुल रिवर्स है। FII हॉट मनी मैंने बोला, ये काफ़ी कई बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, एशियन टाइगर क्राइसिस एंड ऑल दैट, उससे रिलेट करके मैंने बताया आपको काफ़ी चीज़ों में। तो CDA B इज द राइट आंसर। तो कंसेप्चुअली देखें क्वेश्चंस को। हम्म, ठीक है। इसमें भी वही पार्लियामेंट की एप्लीकेशन है, माइनॉरिटीज कि किसी मेंबर को प्रेसिडेंट नहीं नॉमिनेट करता, ये पता होना चाहिए, पॉलिटी पार्लियामेंट पढ़ा होगा तो, मतलब काफ़ी आसान है ये फैक्ट। टू हटते ही आपका ये प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये भी सचार कमेटी आई थी, राजेंद्र सचार कमेटी, उसके बेसिस पे ही आया था, आई थी ये। उस टाइम का था न्यूज़ में, आप कर सकते हैं, वैसे माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया था ये, आप देख सकते हैं ये कमेटी, कोई खास ज़रूरत नहीं है, उस टाइम न्यूज़ में था। ये भी आपका एक पुराना एक्ट है, देखो, डिसेबिलिटी एक्ट है 1995, ठीक है, उसके बेसिस पे था। पर 2000 अगर 11 में पूछा है तो देखो, ये पुराने जो एक्ट, कुछ एक्ट्स हैं जो होलिस्टिकली किसी भी सेक्शन को या इस तरह कवर करते हैं किसी भी एरिया को, तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए इन्होंने पूछा है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, रैम्स वगैरह बिल्कुल देंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल प्रेफरेंस दी जाती है, प्री स्कूलिंग भी देंगे, तो ऑल रहेगा इस सेंस में। बाकी ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस ना भी बताऊं कोई इशू है नहीं। अगेन 36 और 37 आपका पार्लियामेंट से है, तो पार्लियामेंट आपको काफ़ी अच्छे से करना है, ठीक है। कल हमने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें आपका जैसे NRLM का क्वेश्चन किया था, उन्होंने भी जैसे उधर फ्री किट्स और आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना दिए या इन्वेस्टमेंट जोन्स बना दिए NRLM के अंदर, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो दोनों गलत थी, आपको पता है। यहाँ पे भी मेगा फूड पार्क्स, कंसेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क्स टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बिल्कुल सही है। टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल, बिल्कुल, फूड पार्क्स का वही है कि वेस्टेज वगैरह ना हो, और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दे दो मोबिलिटी के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में रहती है मोबिलिटी, इंफ्रा फूड, इंफ्रा फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, इस तरह की चीज़ें दी जाती है। टू प्रोवाइड एमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू फार्मर्स, तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये इस तरह की एडिशन रहती है, मतलब हाइप करके बताया जाता है कि एक तरह से आप टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हो उनको, एमर्जिंग और इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ज़्यादा मतलब एग्जाग्रेटेड, तो इसलिए गलत है थर्ड स्टेटमेंट, 1 2 B इज द आंसर। तो पढ़ते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्वेश्चन वो इसी फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। कहाँ मेरे को कंफ्यूज किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता, कहाँ मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही ठीक कर लूंगा या ठीक कर लूंगी, या कहाँ मतलब आप इस तरह से उलझाया जा सकता है। 40th क्वेश्चन है, a company marketing food products advertises that its items do not contain trans fats, ठीक है। ट्रांस फैट्स, डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट्स मतलब ये हार्मफुल होंगे, फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, ठीक है, दिख रहा है।
द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड, तो उसको कंपेन में क्या बोलेगा, इस तरह इसने पूछा है। तो फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह से काफी हार्मफुल होते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। तो मतलब ये है, मतलब उसमें याद ही कर लीजिए उसको। द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल और फैट ऑयल्स। ये हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस हमेशा मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो नॉट मेड आपका इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीम है, और यहीं पे यूपीएससी ऑप्शंस अगर बड़ी से छोटी करनी है तो इस तरह ही स्टेटमेंट बनती हैं, ठीक है। टू आपका हट जाएगा, तो टू हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली वन सही रहेगा, देखो, ठीक है। तो आपका आंसर आ ही गया, आपको वो भी जरूरत नहीं, ठीक है। टू हट गया है, वन ऑटोमेटिकल सही, थ्री चेक करना। द ऑयल्स यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज, तो वो हार्मफुल उन्होंने बोला ही था एक तरह से कि ये फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है और हार्मफुल है वो। तो द ऑयल्स आर यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज, ये हेल्थ वाला कॉन्टेक्स्ट तो सही है। एक सेकंड में स्टेटमेंट देख लेता हूँ। वो कह रहा है डज नॉट कंटेन ट्रांसफैट्स, तो एक तरह से ट्रांसफैट्स मतलब हार्मफुल है, तो ये कंटेन नहीं कर रहा, तो इसका पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल। तो थ्री सही रहेगा कि वो नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स, तो ठीक है। तो वन थ्री इज द आंसर। हेल्थ इम्पैक्ट नहीं रहेगा उस कॉन्टेक्स्ट में, कह रहा है मतलब नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट नहीं रहेगा। Southeast Asia has captivated the attention of global community or space and time as a geostrategically significant region. Which among the following is the most convincing explanation of this global perspective? तो ये स्टेटमेंट इस तरह की आपको ब्रॉड वे में देखनी है, ठीक है, नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। इट वॉज अ हॉट थिएटर, एक तो पहले की बात, हॉट थिएटर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमेशा कुछ पॉजिटिव कॉनोटेशन में पूछा जाता है कि उससे क्या आइडिया मिल रहा है, क्या मतलब समझ रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में, पॉजिटिव कॉनोटेशन। इट्स लोकेशन बिटवीन एशिया पावर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया, में भी आप रिलेट कर सकते हो। इट वाज द एराना ऑफ सुपर पावर कन्फ्रंट्रेशन ड्यूरिंग द, तो ये कोई जियो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन की को एक्सप्लेन नहीं कर रहा भाई, ये नहीं कर रहा। its location between the Pacific and Indian Ocean and its preeminent maritime character, तो ये एक उसका फीचर है, ये फीचर इन्होंने शो किया है इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो ये बेस्ट है, ठीक है। फीचर इन्होंने शो किया है कि उसकी लोकेशन बहुत जियो स्ट्रेटेजिक, वर्ड भी आप देखेंगे इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्री एमिनेंट मैरीटाइम करेक्टर, वही आपका जो मलक्का स्टेट का कॉन्टेक्स्ट है कि एक चौक पॉइंट है वर्ल्ड का, ठीक है। तो इस तरह आपको ब्रॉड वे में देखना, जैसे अब की बार आपका लिबर्टी का पूछा तो उन्होंने एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट को नहीं माना और आपका अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, तो वो माना है, क्योंकि वो आपका एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है जो आपका अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली लिबर्टी कॉन्टेक्स्ट में आपकी बार, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना ब्रॉड वे, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन मैंने बताया था आपका, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वो सभी में लिबर्टी चाहते हैं कि डेवलप कॉन्सेप्ट फुली, अब प्रियम्बल में अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 41st, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द मनरेगा, ठीक है, डी इज द आंसर, अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। मनरेगा के बारे में दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ी स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको देखनी, नई स्कीम्स देखनी, और जो पुरानी स्कीम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, जो एक बड़े सेक्शन को की नीड्स को कैटर करते हैं, स्पेशली आपका जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, तो वो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया वांट्स टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशियन अफेयर्स, वही है, लुक ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट ही वही है कि, ठीक है। इट वांट्स टू, ठीक है, टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, ये आपका नेगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। इंडिया ये नहीं है कि एक तरह से इंडिया कोल्ड वॉर पहले से चल रहा था और वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसको वांट्स टू प्लग द वैक्यूम, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, नेगेटिव है ये। इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, बिल्कुल,
नॉर्मल स्टेटमेंट है, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स वगैरह मेंटेन किए ही जाते हैं एज पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पॉलिसी। तो ये दोनों 1-3 आंसर रहेंगे। इस तरह आपको सोचना है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट को गलत करना है, देखें किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई है। यहाँ पे नेगेटिव इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिवली हाईलाइट किया जा रहा है। अगेन पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया पार्लियामेंट से ही क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तो इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, तो उसके कारण प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो सिंपली वही है, नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए, पहला नहीं है, ए नहीं है, आसान है। 46 में भी आपका जैसे ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसका भी जैसे जो एक क्वेश्चन किया था हमने जो आपका हंगर इंडेक्स से रिलेटेड, उसमें आपका जो ये सारा चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, तो वो एक यूपीएससी इस तरह आपको नहीं उलझाता कि आपको कुछ ऐसी नई चीज दे दी, वो रिलेटेड है उससे बट उस इंडेक्स में नहीं है, तो इस तरह यूपीएससी नहीं करता, ठीक है। अगर वो एक इंडिकेटर है तो यूपीएससी इस यही जानता है, मतलब ये जो यूपीएससी वांट टू नो ओनली दिस अबाउट दिस। तो इसमें विच ऑफ द अबाउ आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स, राइट टू एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, ये सभी की नीड्स हैं आज के टाइम पे, कॉमन नीड्स। तो और भी होता है, और कोई भी होता तो आप उसको भी ठीक कर सकते थे। तो इस तरह आपको जाना है, देखना है यूपीएससी कहाँ आपको उलझा रहा है, कहाँ नहीं उलझा रहा, और क्या डिमांड कर रहा है। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इट एनकरेज, करेक्ट, ओके। इसमें आप एक सेकेंड, इट एनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम है कि इस तरह एक तो जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी इस तरह फाइनेंस जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको इंश्योर किया जाए कि क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए ना, वो आपको सारा पता ही है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये भी नैरो है, स्पेसिफिक है, आपको ब्रॉडर है उसका बताना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब जो स्टेट में ये पढ़ाई है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसका काम है खाली एडवाइजरी रोल का, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना नहीं है, ठीक है। वो इसका काम है जस्ट कि भाई एडवाइस दो, ठीक है। जो आपका स्टेट सेंटर के बीच में किस तरह ग्रांट दी जानी चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो फॉलो होने चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी आपका हट ही जाएगा। और ये सी भी यूपीएससी ने नहीं माना है क्योंकि उसका काम जस्ट है एडवाइजरी रोल का, उसका काम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना नहीं है, ना उसके पास इतनी पावर्स है, ठीक है। उसका काम जस्ट एडवाइस देना, तो डी रहेगा आंसर। There is concern over the increase in the harmful algal blooms in the sea waters of India. What could be the causative factor for this phenomenon? तो आपको ये पता, जस्ट इतना पता होना चाहिए कि एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वो आपका नेचुरली हो या कल्चरली हो, कैसे ही हो, मेन कॉन्टेक्स्ट वही है कि एल्गल ब्लूम्स हार्मफुल एच वगैरह तभी बनते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट सही है। रन ऑफ वही, वो भी डिस्चार्ज ही शो कर रहा है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अपवेलिंग ये भी आपका डिस्चार्ज शो कर रहा है, ये नेचुरल है, ये दोनों कल्चरल है। तो ये इसको नेचुरल कल्चर दोनों मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका डी रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, वो यूपीएससी आपका कंसेप्ट पूछना चाह रही है कि आपको पता है कि डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट से हो रहा है।
यहाँ पे अबाउट ऐड CO2 सबको पता ही है, एक तरह से आपका फोटोसिंथेसिस से बल्कि CO2 कम होती है, से हो जाएगा आपका। फिर 49th क्वेश्चन में भी एक जैसे दो ग्रुप हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासिनार अरेंजमेंट, ये आपके एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स हैं, आपको पता होने चाहिए। चार हैं आपके, NSG और MTCR, और ये आपके बाकी दोनों, ये सभी पता होने चाहिए इनके बारे में, न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, इसमें भी आप एक चीज़ देखेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स यूपीएससी, जो ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कई बार कुछ ज़्यादा चांस रहते हैं कि कुछ ऐड कर दिया जाए। जैसे OECD, मैंने बताया था OECD हमेशा यूपीएससी ऐड करता है और ये गलत रहती है। ठीक है, इज अ फॉर्मल ग्रुप अंडर OECD। ये वर्ल्ड लेवल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेशनल, एक पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर को संभाल रहे हैं, तो OECD को नहीं देंगे। ठीक है, और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कंप्राइजेस प्रीडोमिनेंटली ऑफ एशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, वेयर दिस प्रीडोमिनेंटली ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, कोई भी आओ कैसे भी करो, इस तरह सीन। तो ये आपका स्पेसिफिकली और ये पर्टिकुलरली इस तरह वर्ड्स यूज करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। वो पढ़ते वक्त भी थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो डी आंसर रहेगा। 50th क्वेश्चन, द surface ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सेवर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड। तो एक चीज बता देता हूँ मैं, जो आपके ये जो वैसे काफी कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है, तो उसमें आपका कैसे, यहाँ पे मान लो लेक है, ठीक है, तो लेक का यहाँ पे जो आपका ये जो आइस, यहाँ पे जो कूलिंग इफेक्ट रहेगा मेनली एटमॉस्फेयर का रहेगा। एटमॉस्फेयर से ये आपका फ्रीज रहेगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आपका का टेम्परेचर है काफ़ी लो, ठीक है, सीवियर विंटर में। और ये आपका जो आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की हैवी होती है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे सबसाइड करेगा। ठीक है, अब आपको ये पता है यहाँ पे लेक है और इसके ऊपर आपका टेम्परेचर काफ़ी कम है, सीवियर विंटर इन्होंने बोला है, तो यहाँ पे आपकी बर्फ़ जमेगी। ठीक है, और आइस आपका, आपको पता है कि एक तरह से आपका लाइटर है एज कम्पेयर टू वाटर, तो नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे तो नीचे वाटर होगा, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कम होगी, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा रिलेटिवली, यहाँ पे आपका कम होगा सरफेस पे। तो वही इन्होंने बोला, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंसेप्ट उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। सी इज द आंसर। बाकी स्टेटमेंट्स रिलेट नहीं कर रही, बस इतना सा आइडिया होगा तो उससे चल जाएगा। 51st आप देखेंगे, यहाँ पे अगेन नेचुरल हैबिटेट पे यूपीएससी बार बार पूछता है, किसी भी स्पीशीज को उठा के नेचुरल हैबिटेट, तो ये आप थोड़ा सा इसको अलग से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, जो मेनली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, खासकर जैसे पॉचिंग है, या आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, या और भी जैसे कुछ भी है इस तरह, और जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है आपकी, जो मतलब जो उस इकोसिस्टम को डिफाइन करती हैं इस तरह, तो वो एक बार एक अपनी लिस्ट बना लीजिए, और वो नेचुरल हैबिटेट उनका, आपसे आपको उससे वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स, सभी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, वो यूपीएससी बार बार पूछता है। इसका आंसर इंडियन वाइल्ड लाइफ है, गुजरात की बात करिए, ठीक है, सैंडी सैलाइन area in the natural habitat of the animal has no predators but threatened due to the destruction of habitat। तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ है। 56 भी आसान है, आप कर लेंगे इसमें भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे नो इफेक्ट, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये भी एक्सट्रीम है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप, आसान है क्वेश्चन, देख लीजिए। इसमें 55th क्वेश्चन देखते हैं, या 54th में भी आप देखेंगे, नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें आपको पता है महात्मा गांधी जी जेल में थे, तो एक तरह से वो लीड नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, ये गलत है। और ठीक है, वो ठीक है, फैक्चुअल चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, जो बेसिक कवर करना पड़ेगा, पॉलिटी हिस्ट्री आप अच्छे से कवर करें। Which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century?
तो इसमें भी आप एक चीज देखेंगे, कॉमन फैक्टर पूछा है, तो ये वर्ड्स अच्छे से पढ़ें, ठीक है। फॉर ट्राइबल इंसरेक्शन इन 19th सेंचुरी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। अब ये कॉमन फैक्टर पूछा है कि हर जगह ट्राइबल इंसरेक्शन का, ठीक है। तो न्यू सिस्टम, कहीं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, कहीं रेवतवाड़ी है, कहीं महालवाड़ी है, तो ऐसा कुछ है नहीं ट्राइबल्स किसी एरिया में, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम गलत हो जाएगी स्टेट में, ठीक है। कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जहाँ के यहाँ, वहाँ भी ट्राइब्स थी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आ न्यू सिस्टम नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, ये भी हर जगह नहीं जाती थी, कहीं कहीं पर्टिकुलर एरियाज में, तो एक कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर्स हैं ये सभी, बट कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडल मैन इन ट्राइबल एरियाज, ये भी मतलब इनसे बेटर है, बट मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट साथ साथ आप देखेंगे ये भी एक पर्टिकुलर एरियाज का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, और जनरल स्टेटमेंट नहीं है। द कंप्लीट डिसरप्शन, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री पॉलिटी में ये इस तरह के वर्ड्स को एक्सट्रीम ना माने, ये यहाँ पे कंसेप्चुअली आप इनको देखें, ठीक है। तो कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल इकोनॉमी, तो वो जो बिल्कुल एक तरह से डिसरप्ट कर दिया था, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, तो ये आपकी ब्रॉड स्टेटमेंट है, ब्रॉड स्टेटमेंट है, कॉमन फैक्टर पूछा है। सी डी में से आप बेस्ट देखेंगे तो डी आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा बार बार, और जो डाउट्स आए आप पूछते रहो, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन का कॉन्टेक्स्ट है, ये भी यूपीएससी बार बार पूछता है। हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और हिस्ट्री एंड पॉलिटी में भी आप ये देखें कि किन थीम्स में पे पूछा जा रहा है, जैसे जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन पे वो बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन कैसे कैसे हुआ, जस्ट आइडिया होगा ना, उससे भी काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर आप उसको जो भी है मॉडर्न, जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो रोल ऑफ अपना जो एक्टिविस्ट अपने फ्रीडम जो स्ट्रगल में अपने नेशनलिस्ट एंड ऑल दैट, उनका भी पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चंस देखें किस तरह के आ रहे हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, या आपका आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मिडिवल में, वो तो काफी थोड़ा सा आजकल डेप्थ में जा रहे हैं, बट ठीक है। आप मतलब उसको कुछ कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस मेरे को कवर करने हैं। पॉलिटी में आपका कंसेप्चुअली जा रहे हैं वो ये नहीं है कि कुछ ऐसा फैक्ट ढूंढ के लाएंगे और आपका गलत करवाना है, इस तरह वो नहीं जा रहा। आप एक पैटर्न देखेंगे कि जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट काफी अच्छे से करो, आपका जो मैंने बताया फिफ्थ सिक्स शेड्यूल और आपका जो थर्ड टायर है, उसको अलग से करो कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या पूछे जा सकते हैं पुराने क्वेश्चंस को देखते हुए। ऐसे ही आपका फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका जो पहले 10 चैप्टर हैं उसमें सारे कंसेप्ट वगैरह हैं, तो उसमें आप देखें कितनी डेप्थ में जा रहे हैं। वो ज्यादा आपको रटने की चीजें और उस तरह नहीं जा रहे, थोड़ा सा उस चीज को देखें किस तरह के क्वेश्चंस कवर करने हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, और अभी आजकल तो नई चीजें जैसे लिबर्टी और ये डेफिनेशन, इस तरह की चीजें, दो तीन क्वेश्चन तो इस तरह के आ जाते हैं, और वो वैसे ही जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की एप्लीकेशन मैंने बताई थी, उसको बार बार यूज कर रहे हैं वो, तो वो चीजें थोड़ा सा आप देखें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या उसका पर्पस है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका 58 क्वेश्चन में देखेंगे। विद रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें पानी के साथ ही फर्टिलाइजर दे देते हैं, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रूट्स पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन ओनली, तो ये एक्सट्रीम है, ठीक है। ये बोलना बहुत मुश्किल है कि यही एक तरीका है, और भी तरीका है। एग्जाम्पल आपका कैनाल सिस्टम है कहीं, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है आपका राजस्थान में, या इस तरह,
तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, ओनली। तो टू आपका हट जाएगा, वन ऑटोमेटिकली सही है। थर्ड, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग द सेटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पानी को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो वाटर टेबल को चेक कर सकते हैं। तो सी इज द आंसर। अच्छा, 56 क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। अब एक चीज देखिए, जब यहाँ पे, और ये पोर्ट कौन सा था आपका फेमस जहां से यहाँ से ट्रेड होता था? ताम्रलिप्ति। ठीक है, बंगाल में, बंगाल में था। और गुप्ता पीरियड के बाद, जब मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे जो रोमन और ग्रीक एम्पायर के साथ जो ट्रेड हो रहा था, उधर से बुलियन वगैरह काफी आ रहा था यहाँ पे इंडिया में, तो वो कम हो गया था, वो खत्म हो गया था। तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव कर गया उस टाइम पे, कि इधर से ट्रेड बढ़ाया जाए, कल्चरल कॉन्टेक्ट बढ़ाए जाए, जो भी है, और कमर्स जो भी है, ट्रेडिंग वगैरह की जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। और फॉर द दिस प्री एमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट कन्विंसिंग? ठीक है, तो मोस्ट कन्विंसिंग में इंडियन मॉनसून जो क्लाइमेट है, वो यूपीएससी भी मानता है और इन जनरल है भी, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपकी, जो भी इस तरह मॉनसून जो पैटर्न्स था, वो पुराने टाइम पे मशीन्स वगैरह थी नहीं, तो यही था एक एक तरह से जो डिसाइडिंग फैक्टर, कि ट्रेड कहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो नेचुरली वैसी थी कि यहाँ पे जो वे आपकी जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड ऑल दैट, वो काफ़ी रोल प्ले कर रही थी, एंड मेकिंग इजी फॉर द जो ट्रैवलर्स, ठीक है, थ्रू शिपिंग रूट। तो इसका आंसर सी है, यूपीएससी ने भी सी ही दिया है इसका। और एक चीज आप देखिए, यूपीएससी ये हमेशा पूछता है मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन। आपको ये भी सही लग जाएगी, ये भी लग जाएगी, बट मोस्ट कन्विंसिंग में आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि पैटर्नाइज करते थे, बट ये ऑलवेज वर्ड, ये आप थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकते हैं, बट ये मोस्ट कन्विंसिंग है, ठीक है, ब्रॉड है, कि एक तरह से सारी इकोनॉमी ही, या बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी भी इससे डिसाइड हो रही है, तो वो सारी चीजें, तो वो एक ब्रॉड फैक्टर था। With reference, 59th question. With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. ठीक है, which of the following funds constituted home charges? तो ये भी आपको home charges वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, कि यहाँ पे होम ये ब्रिटेन को कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने दी है टर्म। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो हम तुम्हारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करके, या इतना सारा हम जो काम कर रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं, तो उसके कारण जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे हमें, ठीक है, होम चार्जेस है, हम वो होम चार्जेस मांगेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, तो वो कह रहे हैं कि आप इंडिया के लिए खोला है, इंडियन मतलब एक तरह से जो हम उधर गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, ठीक है, बिल्कुल सही है। फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल, बिल्कुल, की एक तरह से ब्रिटिश जो पर्सनल वगैरह काम किसके लिए कर रहे हैं, इन इंडिया में इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अगेन होम चार्जेस में इंक्लूड होगा। फंड्स यूज फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो ये जो वॉर्स वेज किए जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश बोला है, तो यहाँ पे इंडियंस के लिए कुछ नहीं है, वो अपने लिए कर रहे हैं, कॉलोनीज बनाने के लिए एंड ऑल दैट। तो ये कॉन्टेक्स्ट इतना सा आप देखिए, होम चार्जेस को रिलेट करें, दीज द आंसर। तो पढ़ते वक्त भी थोड़ा इसी तरह रिलेट करके ही पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, और वैसे भी याद हो जाएंगी। ब्लूटूथ और वाईफाई, देखो मैंने बताया था, टेक्नोलॉजी कंपैरिजन हमेशा करते हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे, जैसे ब्लूटूथ और आपका वाईफाई डिवाइसेस में पूछा है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, द डिवाइसेस हैव टू बी line in the line of sight of each other, but the Wi-Fi technology is used, but when Wi-Fi technology is used, the devices need not be in the line of sight. तो need not be, ये भी extremist context में है,
कि आपको पता है कि दो डिवाइसेस बीच में कुछ आ भी जाए या कुछ इस तरह, तो तब भी आपका ब्लूटूथ, आपका वाईफाई काम करता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकेंड। ये बोला नीड नॉट बी टू बी इन द लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल सही है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसके बाद भी आपका वाईफाई काम कर जाएगा, कुछ भी आप कहीं भी सोचेंगे बीच में आपका दरवाजा है या कुछ भी है, तब भी आपका ये काम करता है, ठीक है। और अगेन आपका जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो भी सेम, ये है कि उसकी रेंज कम है, पर लाइन ऑफ साइट का कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, अब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तब भी आप ब्लूटूथ से काम कर सकते हैं, दो फोन को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत रहेगा पहले के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे भी नीड नॉट भी आएगा, ठीक है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट वर्क नहीं करता, करता है यहाँ पे, मतलब लाइन ऑफ साइट आपका जरूरी नहीं है कोई किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे भी आप देखेंगे ओनली ब्लूटूथ इज यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, वेयर एज वाईफाई इज यूज फॉर WWN ओनली। तो और भी बहुत सारे होंगे, तो उस सेंस में इन्होंने गलत कर रखा है, ये आपका गलत ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बचता है, और उस टाइम ये काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए पूछा है, तो अभी के लिए तो कोई इसकी रेलेवेंस है भी नहीं। पर मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ ओनली, और ये जैसे लाइन ऑफ साइट में उलझाया कि एक में है एक में नहीं है। कॉन्टेक्स्ट वो है कि रेंज मैटर करती है, बट लाइन ऑफ साइट आपका किसी के लोग के लिए भी नहीं चाहिए। तो नॉर्मल आप जो काम कर रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से देखें, फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या उसकी एप्लीकेशन है, जैसे वियरेबल डिवाइसेस वगैरह पूछा है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के खासकर यूपीएससी बार बार पूछ ही रहा है, तो कोई नई आपको इस तरह की चीज़ें मिले तो उसको देखें। 60th आसान है, ये पता ही होना चाहिए। सेकंड गलत है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगेन बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। तो बिल्कुल एक तरह से क्या बायोडाइवर्सिटी क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मेनली, तो वो पूछ रहा है, ठीक है, इन द फॉलोइंग वेज। सॉइल फॉर्मेशन वो भी आपका प्लांट्स वगैरह ये ह्यूमन के लिए है इंपॉर्टेंट, प्लांट्स, फूड क्रॉप्स एंड ऑल दैट। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, बिल्कुल मतलब हर चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और ये सारा रिसाइकलिंग करती है, मतलब ठीक है। 1 2 3 4 सभी रहेंगे। 63rd क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस विद विच सर विलियम वेडरबर्न एंड WS केन हैड सेट अप द इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इन 1893। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये फेज कौन सी थी, मॉडरेट फेज, ठीक है। और वेडरबर्न पढ़ा ही होगा शायद सबने। फर्स्ट आपके WC बनर्जी थे, और सेकंड दादा भाई नारोजी, तीसरे थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम, ये पारसी, ठीक है। और फोर्थ आपके थे जॉर्ज यूल, ये फर्स्ट यूरोपियन बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट सभी, ठीक है। जॉर्ज यूल के बाद जो पांचवें थे वो आपके वेडरबर्न थे, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वेडरबर्न आपके मॉडरेट थे, ठीक है। तो मॉडरेट आपको पता है उस टाइम पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते थे, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन किया भी था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो बनाई थी वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए थी, और मॉडरेट्स जो काम कर रहे थे आईएनसी बना के वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे थे। तो इतना पता होना चाहिए, यूपीएससी इतना ही पूछ रहा है आपका, टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, या ठीक है, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि WS केन और ये दोनों ही आपके यूरोपियंस है, तो उस उधर ही एक तरह से पोस्ट करेंगे, इस तरह आप सोच सकते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस, कुछ नहीं है, जुडिशरी का कुछ नहीं है, ये नैरो है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात है। टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात है, इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का ही पता होगा तो आप सवाल कर सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी कंपैरिजन, CFL LED, ठीक है। इसमें भी आपको देखो मैंने बताया था कि जो नई टेक्नोलॉजी होगी वो एडवांस्ड होगी, ठीक है।
तो आपको पता है एलईडी आपकी नई टेक्नोलॉजी है, न्यू, और सीएफएल आपकी ओल्ड है, ठीक है। तो इसमें भी टू प्रोड्यूस लाइट अ सीएफएल यूजेस मरकरी वेपर एंड फॉस्फर वाइल एलईडी यूजेस, ठीक है, मे बी जो भी है एक बार चेक कर लेते हैं। और द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सीएफएल इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एलईडी। तो ये गलत है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, ठीक है। तो सेकंड आपका गलत रहेगा, ठीक है, वन ऑटोमेटिकली सही है। सी एफ एल इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू, बिल्कुल यह सही है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मैंने बताया सी। बस एक इशू रहती है कि नई टेक्नोलॉजी आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है जनरली, तो पढ़ते वक्त भी थोड़ा इन चीजों को देखें, अगर कोई एक्सेप्शन है तो आप ढूंढ सकते हैं, पर जनरली इस तरह ही काम होता है, ठीक है। सी इज द आंसर। ऑयल जेपर उस टाइम काफी न्यूज में था। ऑयल जेपर एक तरह से क्या है, एक बैक्टीरिया, 5 बैक्टीरियाज उनका एक ग्रुप है, मतलब उनको कंबाइन करके ऑयल जेपर बोला जाता है। और वो एक तरह से जो ऑयल स्पिल रहता है उसको, ऑयल को ये डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज कर देते हैं तो एक तरह से वो मरीन जो इकोसिस्टम को हैम्पर नहीं करेगा। तो यही कॉन्टेक्स्ट था। सूडोमोनस आपका इसी जो ऑयल जेपर का पार्ट है, सूडोमोनस जो नाइट्रोजन साइकिल में जो आपका फाइनली जो नाइट्रोजन को बाहर निकालता है, नाइट्रोजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, रिलीज N2 इन द एटमॉस्फेयर। 67th ऑन टू दिस लास्ट, ठीक है, जिसने पढ़ा है तो ठीक है। 68th उषा मेहता, आपको पता है ये आपके रनिंग द कांग्रेस, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो रेडियो, ठीक है, पता होना चाहिए। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, ये सभी आपके जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे जब आपके जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस लीडर्स जेल में चले गए थे 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो ठीक है। 66 उस टाइम इस तरह के क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते ये इस तरह के। वैसे आसान है, अगर आप जैसे मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, ठीक है, a few years later twin boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive and O negative. The blood group of the three sons is A positive, B positive and O positive. तो AB पॉजिटिव और O नेगेटिव इनका कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, ठीक ठीक है, तो वो A या B जरूर आएगा, ठीक है, या तो A आएगा, B आएगा, ए बी आएगा। तो एक तरह से इन्होंने बोला है ए है, बी है और ओ है। तो इनमें से जो इनके जो भी हैं 3 सन्स हैं, तो ये ए बी हो जाएंगे, और एक जो अडॉप्टेड है वो आपका ओ हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। तो आंसर इसका यहाँ पे ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन 69th में भी आपको पता होना चाहिए, ब्लू डिस्क इज बाय बिकमिंग मोर पॉपुलर। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीवीडी, इन्होंने नहीं पूछा है। तो डीवीडी सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो वाइल बीडी सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वो हाई डेफिनेशन वीडियो, बिल्कुल सही है। Compared to a DVD, the BD blue disc format has several times more storage capacity. ये भी सही है, कैपेसिटी होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी है तो एडवांस होगी, ठीक है। थिकनेस ऑफ BD is 2.4 mm while that of DVD is 1.2 mm, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो वो डिस्क पतली होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है जितना वो स्मार्टफोन्स उससे रिलेट कर सकते हो कि जितने कम मतलब साइज में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, या कम जो वो स्लिम फोन्स एंड ऑल दैट उससे रिलेट कर सकते हैं, तो वो उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए। तो उस तरह से आपका आंसर बी रहेगा। हम्म। अरुणाचल प्रदेश पे काफ़ी फोकस करते हैं, ऑर्चिड वगैरह काफ़ी उधर बायोडाइवर्सिटी है, और इन्होंने लार्ज मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है।
ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे नामदापा का हमने किया है क्वेश्चन, उधर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक सभी तरह के वेजिटेशन है। और साथ साथ आपका जो लोकेशन है वो वैसी है, ये फॉरेस्ट कवर भी काफ़ी है, ऑर्चिड्स बहुत ज़्यादा है, ऑर्चिड्स आपके मेघालय में भी बहुत ज़्यादा है। तो बी आंसर रहेगा। ठीक है, नॉट इन सिटू आपको पता है, बोटेनिकल गार्डन पता होना चाहिए। 73rd में भी आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और क्योंकि मेनली आपके जो उस टाइम पे मद्रास, बॉम्बे और ये जो आपकी कलकत्ता जो प्रेसिडेंसीज थी और सारा, तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया थे, काफ़ी डेवलप हो चुके थे वो एरिया। तो बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे ही दिया, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरियाज थे जहाँ जहाँ। ठीक है। तो प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्लान बिल्कुल सही है। ठीक है। हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट, तो ये एक्सट्रीम है कि एक पूरे उसमें सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी है, आजकल पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें एक्सट्रीम है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह सोच सकते हो। ए इज आंसर। अगेन 74th पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। आईएमएफ के बारे में पूछा है, तो आईएमएफ में से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपके, एसडीआर का कंसेप्ट है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट देख लीजिए, और एक आधा इंडेक्स वगैरह जो भी है आईएमएफ की, आपकी आप साइट भी विजिट कर लीजिए, कुछ इनिशिएटिव है तो। ठीक है। तो आईएमएफ आपको पता है इट कैन ग्रांट्स लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज, क्योंकि उधर ही वही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वही कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हीं को लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्टेक्स्ट है। Salinization, 78th question है, salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. तो salts and minerals वो रह जाएंगे, तो एक तरह से it makes soil, some soils impermeable, पानी नहीं जाएगा, ब्लॉक कर देंगे सब कुछ। तो जनरली वही है कंसेप्ट, नॉर्मल है, पता होना चाहिए। सॉल्ट्स वगैरह हैं तो वो नॉर्मल पोर्स और ये सभी एक तरह से उसको इम्परमिएबल बना देंगे। ठीक है, यहाँ से पानी पास नहीं हो पाएगा, ये वो। ठीक है, पानी एयर सभी, मतलब एक वाटर मेनली। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है। 76 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? तो सेफ्टी हैज मेनली इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि वो एक तरह से सेफ्टी हैज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लोगों के लिए यहाँ पे सुनामी वनामी आ रही है, और ये एक तरह से सेफ्टी हैज की तरह है। तो separate the human settlements from the sea by a wide zone in which people neither live or nor venture out, ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। ठीक है। द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन, यहाँ पे सेफ्टी हैज की बात है मेनली। ठीक है, यहाँ से पानी और ये है, तो इस वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये भी नहीं होगा। मैंग्रोव्स ट्री आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ, शेल्टर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सेफ्टी का है वही, कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, ये एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। द मैंग्रोव्स ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स, तो वही है कि ये कुछ भी हो जाए, यहाँ से इसकी जो रूट्स है काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, तो वो एक तरह से एक वॉल की तरह काम करेगा। तो जो सेफ्टी हैज है यहाँ पे और भी स्टेटमेंट जो कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, इसलिए यूपीएससी बेस्ट ऑप्शन आपसे डिमांड करता है। ठीक है। जैनिज्म फिलोसफी मैंने डिस्कस भी करी थी कल। यूनिवर्सल लॉ है, हेल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। एक यूनिवर्सल लॉ के अंदर जो उन्होंने फीचर्स दे रखे हैं, उन्हीं के अंडर वो मानते हैं कि यही चीज़ें हैं जो सारी चीज़ गवर्न करती हैं, तो उन्होंने मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो 2 3 4 चीज़ें मैंने कल बताई थी वो काफ़ी हैं।
रेड डाटा बुक IUCN, तो इसमें भी एक चीज देखिए, इसे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उससे कंफ्यूज ना हो, एंडेमिक प्लांट्स का कॉन्टेक्स्ट, प्रोटेक्टेड साइट्स, इसका कोई रिलेशन नहीं है, आपको पता IUCN थ्रेटेड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इसके लिए है, दैट्स इट। तो एक्स्ट्रा चीजों को से कंफ्यूज ना हो कि हमने नहीं पढ़ी शायद हो सकती, तो उस तरह नहीं है। 82nd क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द ग्रोथ रेट ऑफ GDP स्टैडली इंक्रीज। ये आपकी मैंने बताया 2010 से लेके इस तक एक ही ऑप्शन में अब तक ये गलत मिला है, बाकी हर जगह आपका ये कंसेप्ट लग रहा है, तो आप इतना रिस्क उठा सकते हैं, इसमें ना इधर है। ठीक है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन दे सकते हैं आप, सोच सकते हैं वैसे। अगेन ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। तो ये उस टाइम न्यूज में था जब 2088 का जो क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल स्लोडाउन सप्लाई, ये आपका द टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। तो वही था, उस टाइम पे लोन दे रहे थे और मॉर्टगेज के नाम पे उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह रख रहे थे, ये इस तरह टीजर लोन्स इनको बोला जाता है। 2008 का क्राइसिस इसी पे बेस्ड है, यूएस में हुआ था। ठीक है, और in India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing और export units। ये चीज आप देखिए, ये वर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनएक्सपीरियंस। इस तरह के वर्ड उनको यूज भी करना है ना, तो वो करेंगे स्टार्टअप्स या कुछ एक तरह से न्यूली इंस्टीट्यूशन या न्यूली फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन, और इस तरह कुछ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। इनएक्सपीरियंस एक नेगेटिव वर्ड है मेनली, ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में देखेंगे तो लोन्स दिए जाते हैं, कुछ भी दिया जाएगा, उनको ये नहीं है कि उनको मतलब पता है कि एक तरह से की शुरुआत से ही कि हम ये फेल होने के चांस या फेल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनएक्सपीरियंस वर्ड इस तरह से आप देख सकते हैं, टू इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट, वन ओनली इज द आंसर। यहाँ पे टीजर लोन्स उस टाइम न्यूज में थे, तो अभी कोई इतना उसकी जरूरत नहीं, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये इनएक्सपीरियंस और ये इस तरह की चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखें। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर, ठीक है, इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो कमर्शियल बैंक्स ही हैं, क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कोऑपरेटिव, रूरल और ये बहुत छोटे इंस्टीट्यूशन है इनके साथ। हम्म, can aid which of the following, 84th question, which of the following can aid in furthering द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये भी आपका सारा ही है, इंक्लूसिव ग्रोथ मेनली वही है, कल भी जैसे डिस्कस हुआ था इंक्लूसिव गवर्नेंस का, तो कि एक तरह से सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस एंड ऑल दैट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिल्कुल वीमेन का कॉन्टेक्स्ट हो गया, इन जनरल वीकर पुअर सेक्शंस का, MSMEs भी जो छोटे वर्कर जो होते हैं एक तरह से मार्जिनलाइज और पुअर सेक्शंस एंड ऑल दैट। राइट टू एजुकेशन भी, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, उसके लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो 1 2 3 आंसर रहेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जनरली देखेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, कभी भी डिफ्लेशन टारगेटिंग, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं की जाती। ठीक है, कल मैंने आपको साइकिल भी बताई थी कि ये वाली जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस विद टाइम, ये आपका इन्फ्लेशन है। ठीक है, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, द लॉवरिंग ऑफ बैंक रेट, ये इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछता है कि बैंक रेट कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, जो भी कर दिया, तो एक तरह से अगर वो कम कर दिया तो एक तरह से बैंक भी अब इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं तो मोर लिक्विडिटी जाएगी, क्योंकि रेट कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट, तो कस्टमर्स आएंगे लोन लेने के लिए, तो लीड्स टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। हम्म, Why is the government of India disinvesting its equity in CPSCs? ठीक है, the government intends to use the revenue earned from
द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेब्ट, ये कभी नहीं किया जाता, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। नो लॉन्गर, ये भी आपका एक्सट्रीम है, नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल, ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैनेजमेंट तो रखनी ही पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर दोगे, ये एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है। और उस टाइम तो ठीक है, ये आपका 10 साल पहले का क्वेश्चन है वैसे भी, तो ये आपका डी आंसर रहेगा। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, देखो एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो आपकी जो मार्स और जुपिटर के बीच में है एक तो, ठीक है। और यहाँ से भी एक चीज आप देखिए, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, ठीक है, वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, इसका मतलब है कि सन के पास, नियर टू सन, ठीक है। Comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not. Okay, check कर लेते हैं. Asteroids are small rocky planetoids while comets are formed of frozen gases. तो देखो यहाँ पे कॉमेट फ्रोजन गैसेस बोला है, तो जितना सन से ज्यादा दूर होंगे तो फ्रोजन गैसेस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वीनस मरकरी ये सन के पास दिए हैं, ठीक है, तो 1 to साथ में तो नहीं हो सकती, वन मतलब 1 and 2 स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 ऑटोमेटिकली सही है, कॉमेट कॉमेट शो अ परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्टेरॉयड डू नॉट, तो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो इस तरह भी सोच सकते हैं। आंसर वैसे इसका 1 and 3 है, 1 भी सही स्टेटमेंट है, यही रहता है, स्मॉल रॉकी प्लेनेटॉइड्स और कॉमेट्स आपके फ्रोजन गैसेज रहते हैं, टुगेदर बाय हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल, ठीक है। और ये आपकी कॉमेट शो परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल, बिल्कुल, तो ये नॉर्मल है, पता होना चाहिए, पर मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आप देखें, अगर नहीं पता तो किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। 89 का आसान है ज्योग्राफी क्वेश्चन। 91 भी पता होना चाहिए, मेनली डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है टू आपका जो फ्रूट्स वगैरह इनटेक लिया जाता है तो फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको खत्म करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं फ्रूट्स। 92nd क्वेश्चन देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। देखो ये कंफ्यूज ज्यादा बिल्कुल मतलब बैलेंस स्टेटमेंट देता है यूपीएससी, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, क्योंकि इस तरह के एविडेंस मिले नहीं है, सेकुलर सिविलाइजेशन के ही अब तक मिले हैं, रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, वही सेकुलरिज्म का कॉन्टेक्स्ट है, जैसे पशुपति सीलैंड और या जो भी किसी चीज से भी वो डोमिनेट नहीं कर रहा, तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया, बिल्कुल सबको पता ही है, कॉटन टेक्सटाइल्स काफी उधर उस टाइम काफी होता था, ठीक है। मेलुहा बोलते थे इनको, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग, वो आपको कॉटन प्रोड्यूसिंग एंड ऑल दैट उसी से रिलेटेड था। और सिंडोन्स भी बोलते थे, वो भी आपका कॉटन ग्रोइंग एंड ऑल दैट उसी से रिलेटेड, कॉटन काफी उगाते थे, तो मतलब पता ही है, पता होना चाहिए, तो बोथ आर करेक्ट। 90th क्वेश्चन है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस की बात करी है, टाइम एंड डिस्टेंस, तो मेनली आपका डिस्टेंस की बात करी, कितना कम डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट्स बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, तो डीपनिंग से कुछ नहीं होगा, मेनली आपका डिस्टेंस कम करना है, ठीक है। तो ये इस तरह यूपीएससी गलत देता है इन चीजों को। ओपनिंग अ न्यू कैनाल अक्रॉस द अक्रा इस्थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी, तो ये एक तरह से यहाँ पे मेनली यहाँ से आपका स्टेट ऑफ मलक्का जाता है, और ये बात कर रहे हैं कि यहाँ यहाँ कोई इस्थमस ऑफ करा है आपका थाईलैंड से कट करते हुए इस तरह से जाएगा, तो ये काफी डिस्टेंस आपका कम कर देगी ये वाली, ठीक है, इस्थमस ऑफ करा न्यू कैनाल
ये कैनाल है, ये आपकी करा इस्थमस है, थाईलैंड से पास होती है। बट यहाँ पे कुछ एस सी, ये आपका SCZ वगैरह बनाने की बात है, काफ़ी कुछ यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह रहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट के, तो वो है। जापान की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इधर, तो वही है। ठीक है, इसका आंसर आपका सेकंड रहेगा। कॉन्टेक्स्ट पर यही है, डीपनिंग वाला यूपीएससी नहीं मानता, ठीक है, कि आप डीपनिंग करके नेविगेशन से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉर्मली वो कह रहा है कि डिस्टेंस कम होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए। हम्म। 93rd में भी आप देखेंगे, वेजिटेशन, क्रॉप वेजिटेशन एंड ऑल दैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोअर गैंगेटिक प्लेन है आपका, वेस्ट बंगाल वगैरह रीजन रहेगा, इन विच हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ह्यूमिड क्लाइमेट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मोस्ट सुटेबल रीजन। तो इसमें 4 क्रॉप्स दे रखी, पैडी, कॉटन, वीट और जूट, इसी के कम्बिनेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको वीट पता है, वीट को इस तरह का ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर भी इस तरह का नहीं चाहिए, टेम्परेट रीजन क्रॉप है वैसे भी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी से क्या है, थ्रू आउट द ईयर, वो एक तरह से एक वैसा टाइम चाहिए जिसमें उसको ड्राई सीजन और सनशाइन वगैरह काफ़ी चाहिए, तो ड्राई भी चाहिए जब आपका हार्वेस्ट किया जाता है। तो रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच के रिलेट कर सकते हैं आप। वीट का भी है और कॉटन का भी है, कॉटन में भी आपको जहाँ उगाया जाता है, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस नहीं चाहिए आपको। इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, बट आपका ह्यूमिड क्लाइमेट हमेशा नहीं चाहिए, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए आपका ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, बट कॉटन ग्रो करने के लिए नहीं चाहिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि जो उनके थ्रेड वगैरह है वो टूट जाते हैं नॉर्मली, अगर आप ड्राई कंडीशंस में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रखेंगे तो वो थ्रेड्स टूट जाते हैं, इसलिए आपके कोस्टल एरियाज वगैरह में जहाँ मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा होता है तो वहाँ इंडस्ट्रीज लगती हैं, जैसे अहमदाबाद, बॉम्बे, या आपका तमिलनाडु कोस्ट एंड ऑल दैट, तो वो है रीजन। तो इसका आंसर वैसे पता होना ही चाहिए यार सबको, पैडी, जूट, वेस्ट बंगाल में यही होता है, उससे भी सोच सकते हैं। हम्म। एक जूट से रिलेटिंग रेटिंग प्रोसेस है, ये भी देख सकते हैं, रेटिंग प्रोसेस। मेनली जब जूट से जो भी आपका रॉप वगैरह या जैसे जूट बैग्स बनाए जाते हैं, तो उससे पहले जो जूट को जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश फ्लोइंग वाटर में इनको वो वॉश किया जाता है, तो उसको रेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर चाहिए होता है रेटिंग प्रोसेस के लिए। मेन रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीका एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, तो ये भी आपको पता होना, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 30 डिग्री वाली जो आपकी नॉर्थ साउथ आपकी रहती है, ये इसी कारण डेजर्ट बनते हैं आपके, ठीक है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशियन करंट्स, ये आपका गलत है, क्योंकि वार्म मैंने बताया, वार्म ओशियन करंट्स, तो एयर भी वार्म होगी, और वार्म एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा रहती है, तो वो रेनफॉल करेगी, तो उधर डेजर्ट नहीं बनेंगे। कोल्ड है इसका आंसर, ठीक है, पता होना चाहिए वैसे, पर इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। वन इज द आंसर। ये आपको 30 डिग्री वाली का पता होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से वोकर सेल ऐसे चलती है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, डेजर्ट में आपका हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। 96, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कम्पेयर टू, बिल्कुल सही है। और अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स, biodiversity is normally greater in lower altitudes as compared to the higher altitudes, बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्स्ट वही है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, ठीक है। लोअर से हायर में जाओगे तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी कम होगी। हम्म। यहाँ पे यू टर्न की बात करी है, लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन किया था, यू टर्न ब्रह्मपुत्रा का एग्जांपल दिया था, तो सिंटेक्चुअल बेंडिंग के कारण है, बेंडिंग हो रखी ना यहाँ पे हिमालयाज की, ऐसे करके इस तरह से। वन सेकेंड,
इस तरह से करके आपकी इस तरह बेंडिंग होती है, सिंटेक्शियल बेंडिंग हिमालय। तो जो रिवर आती है तो इस कारण वो मूव करती है, इस तरह यू शेप बनाती है। तो सिंटेक्शियल बेंडिंग पता होना चाहिए। जेट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट वही है एक तरह से, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी उससे, नो क्लाउड्स एंड वाटर वेपर, तो इसीलिए इन्होंने दिया है, क्योंकि जहाँ पे भी क्लाउड्स वगैरह रहते हैं तो वो एक तरह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, दे आर नो वर्टिकल विंड्स, बिल्कुल ये भी ज़रूरी है, स्टेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, इसलिए वो एक लेयर पे चलते हैं। तो दोनों एक चीज़ को हाईलाइट करें कि ये ऐसी कंडीशंस दोनों प्रोवाइड कर रही हैं कि एक तरह से वो स्मूथली चल सके, तो नो वर्टिकल विंड्स बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, पता होना चाहिए वैसे। स्टैटिक पार्ट है, तो बोथ आर आंसर, बोथ आर करेक्ट। बिल्कुल वही कॉन्टेक्स्ट है कि एक तरह से नो वेदर एक्टिविटी एंड ऑल दैट, बिल्कुल काम एटमॉस्फेयर है। 98 क्वेश्चन भी यही पता होना चाहिए, एरिड सेमी एरिड रीजन जो रन ऑफ कच्छ वगैरह का है, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, तो कॉटन गुजरात में काफ़ी होता है। ठीक है, कॉटन, ग्राउंड नट, ये कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो गुजरात इसका आंसर रहेगा। वेजिटेशन आप अच्छे से करें। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें भी मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो हमने वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें रियलिटी शो होगी बट वो है नहीं एक्चुअल में, वर्चुअल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट मतलब कि वो प्राइवेट नहीं है, वैसे प्राइवेट आपको शो हो रहा है बट वो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अ कंप्यूटर, यहाँ पे प्राइवेट तो नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हट जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक इंटरनेट, तो वही है, नॉट प्राइवेट पब्लिक। रिलेट कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मतलब, पर ये है आपकी कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आंसर वैसे इसका बी है, रिलेट कर सकते हैं, पुराना ये कंसेप्ट है वीपीएन का, अभी भी वैसे यूज होता ही हर जगह, बट देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे, धर्म और रीत डेपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह क्वेश्चंस ये छोड़ने के नहीं रहते, आपको पढ़ना पड़ेगा। धर्म क्या, देखिए धर्म एज अ कंसेप्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस, हाँ बिल्कुल, की एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज, हम बोलते हैं कि मैं इसका धर्म ये है, आपका धर्म ये, मूवीज वगैरह में अगर देखा होगा। रीत 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 वॉज अ फंडामेंटल मोरल लॉ। ठीक है, कि इस दुनिया की यही रीत है, तो फंडामेंटल मोरल लॉ एंड ऑल दैट गवर्निंग द फंक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट, तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में दिया है बिल्कुल। तो इस तरह जनरली ही पढ़ना है आपको, सी इज द आंसर। ठीक है, तो आज का ये पेपर डिस्कस हो गया है, और कल हम 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ अगर डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अभी कुछ डाउट है तो प्लीज। तो आप पूछ सकते हैं अभी क्लास के बाद। वेयर टू कवर एग्रीकल्चर पार्ट फ्रॉम वेयर, ओके। तो उसमें देखो, उसको डिवाइड करो, जैसे वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका जैसे मतलब जो भी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इश्यूज हैं, सॉइल रिलेटेड इश्यूज हैं, वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही हैं। ठीक है, जैसे एसआरआई पूछ लिया कभी, या ये पूछ लिया, या आपका माइक्रो इरिगेशन पे बार बार पूछते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में पूछ रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन उस पे, और थीम्स वही चल रही हैं देखो। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चंस आपने इतने सारे देखे होंगे, आप बेसिक कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन ठीक कर देंगे, बस आपको पता है कि माइक्रो इरिगेशन वर्क कैसे करता है। नॉर्मली दिक्कत कहाँ आएगी, एक तो स्कीम्स में भी आपको दिख रहा है कि कई कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट फिर भी एक बार स्कीम्स में आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, एक तो कौन कौन सी बॉडीज हैं,
ड्राई लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एग्जांपल इक्रीसेट, काजरी, क्रीडा, ये सारे ड्राई लैंड में काम करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो फैक्चुअल फैक्चुअल आईसीएआर कैसे फंक्शन करता है, आईसीएआर की स्कीम वगैरह देख, इनको थोड़ा सा देखेंगे, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी। वैसे वो टेक्नोलॉजी और इसी चीज पे जा रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं घुस रहे, बट थोड़ा सा फिर भी डिवाइड कर ले, जैसे लास्ट टाइम एपेडा और इसका आया था क्वेश्चन 2018 में। तो ठीक, मतलब डिवाइड करके थीम्स, पुराने क्वेश्चंस जितने भी हैं उस तरह डिवाइड करके कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की साइट पे भी जाएं एक बार, हल्का सा आइडिया ले लें। हम्म। ठीक है, गवर्नमेंट किस किन किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड आया, तो वो थोड़ा इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ स्पेसिफिक डाउट्स भी है तो पूछ सकते हैं आप, और कल 1 बजे दोबारा शुरू करते हैं। ओके गाइस, विल मीट